हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी में। दोस्तों, बच्चे बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे आप सभी, और टेलीग्राम पे, मेरे मेल पे बहुत से मैसेजेस आए कि सर कहानियों की सीरीज शुरू कर दीजिए, जो यूपीएससी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में जो कहानियां हैं उनकी सीरीज शुरू कर दी। तो मैंने कहा बिल्कुल शुरू की जाती है, और मेरी मन पसंदीदा कहानी चीफ की दावत, जो भीष्म साहनी जी की कहानी है, मैं उससे शुरुआत करना चाह रहा था, और मैंने आज उसी पे सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए। देखिए, भीष्म साहनी जी का जो जन्म था अराउंड 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। 2003 में आके उनकी मृत्यु हुई दिल्ली में। बड़े ही मूर्धन्य साहित्यकार थे, मुझे बहुत पसंद हैं। जिंदगी की बारीकियों को कैसे अपने कलम में ढाल देना है ये उनको आता था। बात की जाए कहानियों की, तो अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में रहस्य रोमांच वाली कहानियां लिखी जा रही थी, फिर कहानियां आई जो उपदेशात्मक प्रवृत्ति की थी, फिर कहानियां आई जो थोड़े यथार्थ के करीब थी। फिर जब औद्योगिकरण आया, भारत में औद्योगिकरण आया, भारत में उद्यमीकरण आया, इस प्रकार की चीज़ें, LPG रिफॉर्म्स टाइप की चीज़ें जब दिखी, तो हमें वो हल्का दिखा जिस हल्के में व्यक्ति सुबह उठता है, नहाता धोता है, प्राइवेट ऑफिस को जाता है, वापस शाम को घर आता है थक हार के, अगले दिन फिर जाता है, मशीन की तरह कार्य करता है और चाहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरा अप्रेजल हो। ये जो कहानी है चीफ की दावत, उन्हीं नुआंसेस को लेके लिखी गई है, और मुझे इसलिए भी प्रिय है क्योंकि आप सबको पता है कि शायद 20-22-25 साल पहले एक मूवी आई थी बागवान, ठीक है। तो बागवान का कथानक भी कुछ ना कुछ इससे मिलता जुलता था, और यहाँ पे जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे और कहानी के अंत तक पहुंचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि चीज़ें वैसी ही हैं, और वो रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि जो बागवान में दिखाया गया वो रियलिटी नहीं है। उसके दोनों पर्सपेक्टिव हैं कि भाई ठीक है, रात में आप 12 बजे खड़पड़ करेंगे तो जिस व्यक्ति को सुबह 8 बजे जाना है उसको दिक्कत तो होगी, तो चलो वहाँ पे तो एक तार्किक पर्सपेक्टिव मिल सकता है, पर यहाँ पे नहीं है। और इसी बाबत ये कहानी थोड़ी स्पेशल हो रखती है। कहानी है श्यामनाथ जी की, जो वेट कर रहे हैं कि शाम को उनके चीफ और उनके ऑफिस के कुछ लोग अपनी वाइफ्स के साथ में आएंगे। सिगरेट लगातार पिए जा रहे हैं, हाथ में लिस्ट है, और देख रहे हैं कि क्या क्या सामान और लाना है, कैसे कैसे व्यवस्था करनी है। उनकी वाइफ लगातार काम कर रही है, पसीने में तर हैं, वो अलग इंतजामी में लगी हुई हैं कि कैसे बर्तन, कैसे डिश, क्या खाना क्या नहीं। शाम को 8-9 बजे के करीब मेहमानों को आना है, ड्रिंक होगी, फिर डिनर होगा, कुछ ऐसी व्यवस्था श्यामनाथ जी ने की हुई है। ये सारी व्यवस्था करते करते श्यामनाथ जी का दिमाग एकदम से जाता है कि यार मां भी तो है, और अगर मेरे विदेशी बॉस ने मेरी मां को देख लिया तो कहीं वो नकारात्मक इंप्रेशन ना पड़ जाए उस पर। तो मां का क्या किया जाए, क्योंकि मां तो उनके हिसाब से पढ़ी लिखी है नहीं, गंवार हैं, उन्हें तो कुछ पता है नहीं, और भाई से जद्दोजहद करके उन्होंने अपने यहाँ रोक भी लिया था, ठीक है, क्योंकि उनकी जो वाइफ है, मतलब श्यामनाथ जी की जो वाइफ है, उन्होंने इंटरवेंशन किया था, तो माँ यहाँ रुक गई थी। तो उन्होंने कहा यार अच्छा खासा भाई के पास जा रही थी, तुमने यहाँ पर रोक लिया, बताओ शाम को उनको क्या करें। तो उनकी वाइफ, श्यामनाथ जी की वाइफ कहती हैं कि क्यों ना शाम को माँ को, उनकी जो सहेली पीछे घर के पीछे रहती हैं, उनके पास भेज दिया जाए, वहाँ पर आराम से रहेंगी, वो भी चिल रहेंगी, आप भी पार्टी कर लेना। श्यामनाथ जी कहते हैं नहीं, बहुत मुश्किल से उनकी जो दोस्त है उसको इस घर में आने जाने से रोका है, मुझे उसका आना जाना पसंद नहीं है, तो अब नहीं, कुछ और व्यवस्था करते हैं। तो बहुत सारी बातें हुई, वो माँ से मिले, फिर उन्होंने बोला अपनी माँ से कि देखो ऐसा है कि शाम को मेरे बॉस आ रहे हैं, विदेशी हैं, उनकी रौनक को और बेहतर करने के लिए हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। आप एक काम करिएगा कि कोशिश करके जहां पे डिनर हो रहा है, ठीक है, जहां पे डिनर होगा उसके जब तक वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं हॉल में, तब तक आप आंगन में रहिएगा, और जब डिनर करने वो वहाँ आंगन में आएंगे तो आप साइड से अपनी कोठरी में चले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप उनके सामने पड़ जाएंगी तो शायद वो मेरे लिए सही नहीं होगा, हो सकता है वो आपको देख के इंप्रेस ना हो। एक माँ के लिए ये बहुत ही दुख भरी बात होगी कि उसका बेटा उसे, यानी कि अपनी मां को, एक ऐसा एसेट समझता है जो उसके लिए, बेटे के लिए लाभकारी नहीं है।
जद्दोजहद चलती है। फिर बेटा ये भी समझाता है कि हो सकता है कि आते जाते गुसल खाने में आते जाते कोई माँ को आंगन में बैठा देख ले तो तुम कैसे बैठोगी। तो चेयर मंगाता है, कहता है चेयर पे बैठो। वो चेयर पे बैठती हैं जैसे गांव में महिलाएं बैठती हैं, वो पांव रख के बैठ जाती हैं। माँ को ऐसे पांव रखे बैठते देखे हुए उनका जो बेटा शामनाथ तो कहते हैं नहीं 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 ऐसे कैसे, ये तो गवारों का तरीका है ना भाई, सीधे पांव रख के बैठो, ठीक है। और देखना, सो मत जाना। अगर 8-9 बजे के आसपास वो लोग यहाँ पे डिनर करने आ जाते हो, तुम अपने रूम में जाना तो जगी रहना, क्योंकि जब तुम सो जाती हो तो तुम खर्राटे लेने लगती हो, तुम्हारे खर्राटे डिस्टर्ब कर सकते हैं हमारे गेस्ट को। माँ कहती है बेटा जब से ऑपरेशन हुआ नाक का तब से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो खर्राटे आ जाते हैं, पर कोशिश करूंगी। माँ बेचारी सहम जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। और जैसे जैसे गेस्ट्स का आने का टाइम, ठीक है, नजदीक आता जाता है, माँ भी घबराती जाती है। गेस्ट आते हैं, बॉस आते हैं। वो जो बॉस आते हैं उनके वो निश्चित तौर पे वो ड्रिंक का जब दौर शुरू होता है तो आदमी भूल जाता है बहुत सारी चीजें, और बॉस को वो ड्रिंक भी पसंद आती है, अच्छी लगती है उन्हें। बॉस जोक वगैरह करने लगते हैं। बॉस की जो वाइफ है उनके चारों ओर बाकी महिलाएं हंसी ठिठोली करने लगती हैं। शामनाथ जी की वाइफ जैसे बॉस की वाइफ की मित्र हो, ऐसी कुछ डिस्कशन चलते रहते हैं। तो सब कुछ खुशनुमा चलता रहता है। तब तक बात होती है कि ठीक है अभी बहुत ड्रिंक हो गई, अंतिम जब जाम लगाते हैं कि चलो डिनर की ओर चलते हैं। डिनर की ओर लोग जाते हैं और फिर आंगन में जब आते हैं, शामनाथ जी आंगन का सीन देख के ठिठक जाते हैं। उनके पांव कांपने लगते हैं, उनके हाथ थरथराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मां उसी चेयर पे पांव ऊपर करके बैठी हैं और झपकी लग चुकी है, नींद लग चुकी है। खर्राटे आ रहे हैं, इधर से जाती हैं खर्राटे, फिर इधर आते हैं, और जैसे नॉर्मल होता है। और जो बाकी बॉस की वाइफ के अलावा जो बाकी महिलाएं हैं वो थोड़ी सी हंसने लगती हैं, देखिए ही क्या हो रहा है ना। बॉस देखता है उनकी मां को, शामनाथ जी बॉस को देखते हैं, फिर मां को देखते हैं, फिर इंग्लिश में कहते हैं पुअर लेडी। एंड देन एकदम से उसकी मां ठिठक जाती है, अरे क्या हुआ, उठ जाती है और एकदम घबरा के, ऑलरेडी बहुत छोटी सी थी, क्योंकि इसके पहले एक इंसिडेंट ये भी था कि जब वो कपड़े की बात करते क्या पहनोगी तो एक सफेद कपड़ा पहना देते हैं, तो उसमें बहुत प्यारी सी लेकिन छोटी सी एक काया लेके मां समा जाती है। तो उसी काया के साथ जब अपने बेटे को अपने बॉस के साथ देखती हैं तो घबरा जाती हैं कि ये क्या हो गया। इसके पहले कि शामनाथ जी उनसे कन्वे करें, चीजें बताएं, वो समझ पा नहीं रही होती हैं। बॉस आगे आते हैं, बॉस पूछते हैं उनसे अंग्रेजी में कि आप कैसी हैं। पहले तो वो नमस्ते करते हैं। माँ एक हाथ में जो कि वो जपमाला कर रही थी, दूसरे हाथ उनका खाली था, तो उन्होंने ठिठकते हुए नमस्ते किया। फिर वो कहते हैं कैसी हैं, हाउ डू यू डू। अब माँ को अंग्रेजी पता ना चले, बेटा कहता है कि कह दीजिए कि अच्छी हूँ। वो कुछ तो ठिठकते हुए बोलती हैं इस प्रकार से, और फिर हाउ डू 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 करके कुछ कह भी देती हैं, जिसपे लोग हंसने भी लगते हैं। खैर, जो बॉस हैं, जो शामनाथ जी के बॉस हैं, जो चीफ हैं, जिनकी दावत आयोजित होती है, बेसिकली जिनकी शान में दावत आयोजित होती है, वो थोड़े और नज़दीक जाते हैं माँ के, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। और चूंकि राइट हैंड में ही वो माला जप कर रही थी तो अपना बायां हाथ बढ़ाती हैं, क्योंकि वो घबराई हुई वैसे भी रहती हैं। खैर, उस बाएं हाथ को ही अपने दाएं हाथ से उनके बॉस जो हैं वो मिलाते हैं, और वो लगातार मिलाते रहते हैं। ये बात शुरुआत में तो अच्छी नहीं लगती है शामनाथ जी को, पर जैसे जैसे माहौल कूल डाउन होने लगता है, बॉस कूल डाउन होने लगता है, मतलब बॉस तो खैर कूल डाउन था ही, बॉस के साथ माँ का जो रेपो था वो थोड़ा मैच होने लगता है, तो वो भी थोड़ा सा शांत होने लगता है। इस दौरान जो बॉस है वो इंग्लिश में बात करता रहता है। वो आग्रह करता है कि जो गांव में रागिनियां गाई जाती हैं, कुछ वो हमको भी सुनना है, हमको भी उन रागिनियों को सुनना है। अब शामनाथ जी अपनी माँ से कहते हैं कि माँ कुछ गाओ। माँ ने कहा कि हम तो कभी गाए नहीं, जबकि शामनाथ जी लगातार ये कह रहे थे कि माँ तो बहुत गाती हैं, बेटा हमने कभी गाया नहीं, मैं क्या गाऊं। तो जब शामनाथ जी माँ करके एकदम गुस्सा के देखते हैं तो फिर वो बैठ जाती हैं, फिर एक रागिनी गाती हैं जिसको
सभी लोग ताली बजाते हैं, बॉस बहुत खुश होता था। और अब वो बेटा जो अपनी माँ को हे नजर से देख रहा था, वो थोड़ा सा प्राउड फील करने लगता है। बात आगे बढ़ती है। बॉस कहते हैं कि जो लोकल पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में जो फुलकारी का, दस्तकारी का काम होता है, मुझे वो काम देखना है, क्या आप कुछ करती हैं? तो बेटा बीच में काट के बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो दिखा दूंगा, यहां मिलता है वहां मिलता है। तो बॉस कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे को दुकान वाला नहीं चाहिए, वो जो घर में काम होता है मुझे वो चाहिए। अब माँ जो थोड़ी बहुत खुद को हे महसूस कर रही थी, वो कोशिश करती हैं, अंदर जाती हैं और अंदर से एक वो दस्तकारी वाला कुछ लेके आती है, जो थोड़ा पुराना रहता है, उसके धागे उधड़े रहते हैं। बॉस उसको बहुत महीन से देखता है, समझता है, अच्छा लग रहा होता है उसको। लो तब तक बीच में शामनाथ बोल पड़ते हैं कि सर ये पुराना है, माँ आपको नया बना के दे देगी। अब माँ कहती है कि बेटा मेरी आंखें इस उम्र में अलाउ नहीं करती कि मैं बना पाऊं। बीच में रोक के शामनाथ कहता है कि नहीं नहीं, माँ आपको दे देगी, ठीक है। और फिर बॉस भी आगे बढ़ जाता है, डिनर होता है। डिनर के बाद सब चले जाते हैं, देर रात का समय है। जो शामनाथ जी हैं वो अपनी माँ के कोठरी में जाते हैं, कहते हैं देखो माँ, जब जाते हैं उसका पहले सीन बता देता हूं कि जब जाते हैं तो माँ तो डरी रहती है, उसे लगता है कुछ मैंने गलत कर दिया, पर वो आलिंगन में भर लेते हैं और आलिंगन में भर कहते हैं माँ आपने तो दिल जीत लिया। माँ घबरा जाती है, उसको लगता है कि मैं बेटे पे बोझ हूं, कहती है बेटा मुझको हरिद्वार भेज दो। बेटा फिर नाराज हो जाता है कि ये क्या छेड़ दिया। ऐसे ही एक बार और नाराज हुआ था जब बेटे ने कहा था कि माँ जब बॉस के सामने जाओगी तो गहना पहन के आना। माँ के पास कोई गहना होता नहीं। माँ कहती है कि बेटा कोई गहना है नहीं, सब तो तुम्हारे पढ़ाई में लगा दिया था। तो वहां पे भी नाराज हो गया कि ये क्या बात छेड़ दी, मुझसे बोलती मैं ला देता। तो बेचारी वो वहां पे भी लज्जित हो जाती है, यहाँ पे भी नाराज हो जाते हैं इनके सुपुत्र शामनाथ जी की ये क्या छेड़ दिया, हरिद्वार जाना है, पूरे मोहल्ले वाले रिश्तेदार बोलेंगे कि गाली देंगे कि अपनी माँ को बोझ समझता था, हरिद्वार भेज दिया। वो कहती नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे आप भी परेशान हो, बेटी के बहू के साथ रह नहीं पा रहे हो, मैं वहाँ पे आराम से शांति से रह लूँगी। खैर इस बात को हटाते हुए फिर वो बोलता है कि देखिए आपने दस्तकारी या फुलकारी की बात कह दी है, अब इस फुलकारी या दस्तकारी, इस फुलकारी या दस्तकारी को आपको करना है माँ, ठीक है। तो माँ कहती है कि बेटा ये हो कैसे पाएगा, मेरी आंखें नहीं गवाही देती कि मैं कर पाऊं, इतनी कमजोर हो चुकी हूं। कहा देखो माँ, मेरा प्रमोशन आपकी दस्तकारी पर निर्भर है, क्योंकि बॉस जिस हिसाब से खुश होकर गया है, अगर आप उसको बना के दोगे अच्छा सा नया तो वो और खुश हो जाएगा, है ना। तो आप ये जो दस्तकारी है, ये जो फुलकारी है, ये प्लीज बनाना और इससे मेरा प्रमोशन डिसाइड होगा। अब बेटे के प्रमोशन की बात सुन के माँ खुश हो जाती है कि हाँ बेटा तू आगे बढ़ेगा, तू बड़ा अफसर बनेगा, तो मैं कर दूंगी। बात कहानी का जो मेन मोड़ है वो यहां तक है कि वो बेटा जो अपनी मां को लगातार गंवार समझता है, बताता भी है, बोलता भी है, उसके मन में कहीं भी मां के लिए वो ममत्व तो नहीं है जो मां के दिल में बेटे के लिए था। वो अंत में भी मां को इतना हेय दिखाने के बाद भी जब मां के पास जाता है, मां को लगातार इग्नोर करने के बाद भी जब मां के पास जाता है और फिर से वृद्धावस्था में उस मां से कहता है कि तुम वो फुलकारी दस्तकारी करके दे देना, और मां कहती है कि अगर तेरा प्रमोशन होगा तो मैं दे दूंगा। यही कहानी का हाई पॉइंट है जो ये बताता है कि हम कई बार अपने पुत्र होने के नाते, अपनी पुत्री होने के नाते कई बार माता पिता को उस प्रकार से नहीं समझ पाते। जब बाद में माँ बाप बनते तो समझ में आता है कि वो क्या उनका स्नेह था। यहां पे तो थोड़ा अलग ही केस है कि वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं समझते, एकदम ही अलग। वो माँ जो लगातार सबको समझ रही है, उस माँ को कुछ भी नहीं समझा जाता। सिर्फ एक ऐसी चीज जिससे उनको हेय महसूस हो, शामनाथ जी को ऐसा वो उनको वस्तु समझते थे, कमोडिटी समझ रहे थे। तो कुल मिला के ये सीन आपको कई जगहों पे मिल जाएगा। बहुत से लोग हैं जो अपने माँ बाप को इंट्रोड्यूस नहीं कराते, उनको लगता है कि इनको बता के हम नीचे हो जाएंगे, तो कुछ भी बता देते, काम वाली नौकर वाली कुछ भी बोल देते, है ना। तो ये चीज सीन दिखता है और ये कहानी है भीष्म साहनी की चीफ की दावत, ठीक है।
कोशिश ये करूंगा कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में जो भी इस तरह की कहानियां हैं उनकी एक सीरीज लेके आऊं, वीडियोस लगातार इस पर रिकॉर्ड करूं और सभी कहानियों को कवर करूं इसमें लाइन से। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि अगली कहानी आपको कौन सी चाहिए, ठीक है। जो आप बोलेंगे साहित्य वैकल्पिक विषय की, उसके अलग भी बोलेंगे तो भी कर दूंगा, पर पहले हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की कहानियों को मैं कवर करना चाहता हूं। तो आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी कहानी सुननी है, मैं प्रॉपर उसके कथानक के साथ आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा, ठीक है। बात करूं हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की, तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो बैच संख्या 14 है, ठीक है, जिसमें 23 मार्च को एडमिशन क्लोज हो रहा है, 23 मार्च को एडमिशन क्लोज हो रहा है। इस बैच में जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा कोड विकास लाइव लगा के आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे इस बैच से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। 23 मार्च को इस बैच में एडमिशन क्लोज हो रहा है। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको विजिट करना है, कहां पे आपको विजिट करना है, आपको विजिट करना है studiiq.com। आप studiiq डालेंगे, सबसे पहली जो वेबसाइट आ जाएगी ये, इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे, एक मिनट, आप इस पे क्लिक करके ऑप्शनल पे जाएंगे, ऑप्शनल पे एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाएंगे और एक्सप्लोर कोर्सेज पे यहाँ पे आप जब आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी लिटरेचर का बैच मिल जाएगा। एक मिनट, इस बैच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप EMI में भी इसको ले सकते हैं। बाई नाउ पे जाके आप एक काम करिएगा कि विकास लाइव, मेरा कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, मेरा कोड इस्तेमाल कीजिएगा विकास लाइव, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एक मिनट, विकास लाइव। बाकी इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी आप यहाँ पे, आप बाई नाउ पे जाके इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप व्यू PDF पे जाके भी इस कोर्स की डिटेल को यहाँ पे देख सकते हैं, सभी चीजें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। इस बैच से जुड़ने के लिए बाकी चीजें आप नीचे लिंक पे भी देख सकते हैं, वहां पे क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हिंदी साहित्य को उस मकाम तक ले जाऊं जहां पे हर बच्चा गर्व से ज्वाइन करे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, वो हिंदी साहित्य उसको मेंस में मैक्सिमम नंबर दिलाए, और वो जो मैं हमेशा कहता हूं ना 850 नंबर का मार्क्स, जहां पे आप IAS बन सकते हो, आप वहां तक पहुंच सको मुख्य परीक्षा में। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ये कहानी की सीरीज में लाता रहूंगा। आपको और किन कहानियों पे वीडियोस चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कथानक आपको शॉर्ट में समझाता रहूं, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं बस एक बार वीडियोस को देख जाइए, सारी कहानियां ध्यान में आ जाए, ठीक है। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।